इलेक्ट्रॉन गन से निर्गत इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य 0.1227 एंगस्ट्रॉम है। गन पर आपतित त्वरक वोल्टता का मान होगा। आपको बोला है डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इमर्जिंग फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन गन is 0.1227 angstrom. The value of the accelerated voltage applied on the gun is. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन अच्छा, इसके अंदर मैं आपको तरीका बताऊंगा, शॉर्टकट जिसको बोलते हैं। देखो आपको पता है अभी मैंने जो फोटोन या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है ना, वो ये कहता है कि किसी भी मैटर की, यानी डी ब्रोगली सर ऐसे साहब थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि कोई भी जो मैटर होता है ना, कोई भी मैटर, उसके पास डुअल नेचर होता है, यानी वो वेव भी दिखा सकता है और वो पार्टिकल नेचर भी दिखा सकता है। अगर मैं मेरी बात करूं तो वो खुद कहते थे कि अगर एक इंसान चलता है, अगर उसके पास वेलोसिटी है, मैं दौड़ू जाऊं तो मेरे पास अगर वेलोसिटी है तो मेरे पास मोमेंटम भी होगा, और अगर मेरे पास मोमेंटम है तो मेरी खुद की भी वेव होगी, यानी आई कैन बिहेव एज ए वेव। मैं वेव की तरह काम करने लग जाऊंगा, मैं भी एक तरीके की वेव होऊंगा। तो उन्होंने मैटर के बारे में बताया, बट इतने बड़े पार्टिकल जैसे मेरे जैसे पार्टिकल या पेन, या मेरे पेन की बात करूं, इतने बड़े पार्टिकल के लिए जो वेवलेंथ निकलती है उसकी वैल्यू बहुत छोटी आती है, और उसको मेजर करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स ही नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वो इलेक्ट्रॉन ने किया था, मतलब इलेक्ट्रॉन पर किया गया था। जो एलिमेंट्री पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, और किसने किया था? डेविडसन एंड जर्मर ने किया था। उन्होंने प्रूफ किया था कि उसके पास वेव नेचर होता है। किसके पास? इलेक्ट्रॉन के पास। अब इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल था, छोटा सा, भाई छोटा सा ही तो पार्टिकल है, वजन इतना सा है उसका, है ना। उसके ऊपर हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट कर दिया डेविडसन एंड जर्मर ने, और ये प्रूफ कर दिया कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव होती है। यानी उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि हर एक पार्टिकल जो दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके पास मोमेंटम है, उसके पास क्या होगा? दोनों नेचर रखेगा। उसके पास वेव भी होगा और उसके पास पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर तो दिख ही रहा है ना यार, पार्टिकल नेचर तो दिखता ही रहता है। किरण का आंसर आ रहा है मेरे पास बी सर, 10 के भी आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो उन्होंने जो लैम्डा बताई, किन्होंने? डी ब्रोगली सर ने, कि जो डुअल नेचर वाला जो बात बताई कि वो कोई भी लैम्डा हो, अगर उसके पास मोमेंटम है तो दे सकते हैं एच, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी से। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। और पी क्या है? मोमेंटम। पी क्या है? मोमेंटम, है ना। अब क्या कर सकते हो आप? इस लैम्डा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? एच अपॉन रूट 2m के। के क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर अपन ने ये किया था कि अपन ने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम से हमने काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन दिया था, और रिलेशन क्या आया था? मोमेंटम बराबर होता है रूट 2m के, यानी एनर्जी लिख दो या के लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने तो किसी एक वोल्टेज से क्या किया है? उसको एक्सेलरेटेड किया है। तो हम क्या करेंगे? इसी एनर्जी को किसकी फॉर्म में चेंज करेंगे? वोल्टेज की फॉर्म में चेंज करेंगे। पहले हमने मोमेंटम को किसकी फॉर्म में चेंज किया? एनर्जी की फॉर्म में। अब एनर्जी को किसकी फॉर्म में चेंज करेंगे? वोल्टेज की फॉर्म में। मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताऊंगा लास्ट के अंदर, कि भैया पहले समझ तो लो कि हुआ क्या, सर कैसे हुआ, कैसे आया, हमें तो पता ही नहीं चला। अब पता कर लो यार, अभी पता कर लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? एच अपॉन रूट 2m। अच्छा, यहां पर एनर्जी लिखनी है अपन को। अब आपको पता है जो भी वर्क डन होता है वो एनर्जी के बराबर ही होता है। ठीक है, ज्यादा अंदर डिस्कस नहीं करेंगे, ऊपर से बात कर रहे हैं ना। तो जो भी आपके पास वोल्टेज होता है वो क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होता है? वर्क डन अपॉन कार्य बटा आवेश। ठीक है, जो भी वोल्टेज होता है वो वर्क डन बाय क्यू होता है। अब यहां से वर्क डन निकालोगे तो क्या आ जाएगा? क्यू इंटू वी। क्या आ जाएगा? क्यू इंटू वी। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी की जगह यहां पर वैल्यू पुट कर दो, क्यू इंटू वी। अब क्या हुआ भैया? आपके पास वोल्टेज आ गया, चार्ज आ गया, एम आ गया, एच आ गया। अब मैं क्या बोलूंगा? एच की वैल्यू पुट कर दो साहब, एम की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का वजन पुट कर दो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर दो, जो वोल्टेज दिया है वो पुट कर दो, और आंसर निकाल दो। फिर भैया सर हम कैलकुलेशन करने थोड़ा ना बैठेंगे, इतना टाइम अपने पास है ही नहीं कि हम एम की वैल्यू भी निकाले, क्यू की वैल्यू भी निकाले, फिर इसको डिवाइड करें, रूट करें, दिमाग खराब, इतना नहीं कर सकते, है ना। अच्छा, मोहित बोल रहा है सर मेरा आंसर भी बी है। बिल्कुल, देखते हैं, देखो आंसर तुम्हारा सही है गलत है। तो इतना आंसर हम नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं? इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स का जो वेट होता है वो उतना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है
1.6 × 10⁻⁻ का 19, ये सब जानते हैं अपन ना। h की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है, q की वैल्यू पता है, वैल्यूज पुट करेंगे, टू भी कांस्टेंट है तो सारे कांस्टेंट मिलकर के एक नया कांस्टेंट बना देते हैं। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और लैम्डा मिलता है मुझे 12.27 अपॉन रूट बी। यानी मैंने केवल वोल्टेज को रखा, बाकी सब कांस्टेंट को कैलकुलेट करके पहले ही याद कर लिया। और ये बात किसके लिए वैलिड है? केवल इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉन के लिए लिखी है ना। अब एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ नहीं रहता, यहाँ कोई दूसरा पार्टिकल दे देते हैं और हम, अरे हमें तो फॉर्मूला पता है, लैम्डा बराबर 12.27 बाई रूट बी होता है, और हम पुट कर देते हैं आंसर, और आंसर हमारा गलत हो जाता है। घर पे आके चेक करते हैं कि यार हुआ क्या, है ना, हमारा नेगेटिव कैसे हो गया। तो वो नेगेटिव ये कि भैया वहां इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखा था, वहां पर कोई और पार्टिकल दे रखा था। तो कोई और पार्टिकल है तो अपन को ऐसे चलना पड़ेगा ना, एम की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्यू की वैल्यू रखनी पड़ेगी, वोल्टेज की वैल्यू अलग से रखनी पड़ेगी। ये नहीं लगा सकते डायरेक्ट, ये तो केवल किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना। तो लैम्डा, अब देखो आपको क्या दे रखा है, आपको लैम्डा दे रखा है 0.1227 एंगस्ट्रॉम। आपको वोल्टेज निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं भैया, कुछ नहीं करना, लैम्डा की जगह लैम्डा पुट करना है और बी की वैल्यू निकाल देनी है। तो देखो क्या होगा, आपके पास आया लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन रूट बी। लैम्डा की वैल्यू मुझे दे रखी थी 0.1227 एंगस्ट्रॉम, राइट। अच्छा ये आंसर भी एंगस्ट्रॉम में आता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। लैम्डा की जो वैल्यू है जैसे पुट करूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये रूट बी हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कर जाएगा, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट उड़ा दो, 1 पॉइंट बचेगा। रूट बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 12.27 अपॉन 0.1227 कर ही लेता हूँ ना, पॉइंट को हटा करके नीचे से 4 जीरो जाएंगे तो 100 बचेगा ऊपर, है ना, बाकी कट जाएगा 1। अब क्या करना, रूट भी आया, आपको वोल्टेज चाहिए, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 10,000 वोल्ट। आंसर किस में दे रखा है देखो, अब आंसर तो केवी में, तो केवी में चेंज कर दो यार, कुछ नहीं है। केवी का मतलब क्या होता है 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 तक के लिख दो, बाकी सब आंसर 10 kV। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा वोल्टेज। इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं, सिंपल एंड स्वीट फॉर्मूला है 12.27 अपॉन रूट बी। आपको क्या करना है, वोल्टेज की वैल्यू रखनी है, लैम्डा निकाल सकते हो आप आराम से, है ना। तो किरण का और मोहित का आंसर सही था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे पास राइट आंसर है। आई होप तो समझ में आया होगा कि लैम्डा कैसे निकाल सकते हैं, या तो ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं, बट इस फॉर्मूले पे ध्यान रखना है, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं। तो आपके पास 4 फॉर्मूले हो गए, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको क्या पता, एच दे दिया और मोमेंटम दे दिया, तो आप इस फॉर्मूले में पुट करो और लैम्डा निकाल दो, है ना। आपको मान लो काइनेटिक एनर्जी दे दी तो आप लैम्डा निकाल सकते हो, मास दे दिया, है ना, मास और काइनेटिक एनर्जी। आपको वोल्टेज दे दिया, एम दे दिया, क्यू दे दिया, तो यहां से वैल्यू निकाल सकते हो। और पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए तो याद ही रख लो, लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन रूट बी होता है, सिंपल एंड स्वीट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, ये तो हो गया सॉल्व। आजा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अनापेक्षीय मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दुगनी कर दी जाए तो इससे संबंध द्रव्य तरंग की आवृत्ति किस गुणक से परिवर्तित होगी। If the energy of non-relativistic free electrons is doubled, the frequency of the matter associated with it will be changed by which factor? आपको ऐसे बोला गया है कि भैया एनर्जी हमने डबल कर दी, एनर्जी को हमने डबल कर दिया, तो आपको ये बताना है कि फ्रीक्वेंसी किस हिसाब से चेंज होगी। क्या फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, क्या फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी, क्या फ्रीक्वेंसी √2 टाइम्स हो जाएगी, या 1/√2 टाइम्स हो जाएगी, या 2 टाइम्स हो जाएगी। कि भाई जिस हिसाब से आपने एनर्जी को बढ़ाया है उसी हिसाब से आपकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई, है ना। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अभी आपने पढ़ा है, ठीक है, कि भैया जो एनर्जी होती है ना, जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, h न्यू। ये तो बोल रहा है फ्रीक्वेंसी, और देखो यही तो बात कर रहा है, एनर्जी दे दिया, और किसके बारे में बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की रिलेशन आपको पहले से पता है। E बराबर क्या होता है, एच न्यू। मोहित का आंसर आया है मेरे पास डी, है ना। तो E बराबर क्या होता है, एच न्यू, ठीक है। तो किरण का भी आंसर आ गया डी। तो E बराबर एच न्यू होता है, न्यू क्या होता है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है, और ये होता है एनर्जी, सबको पता है ना। अब ऐसे बोला है कि एनर्जी डबल कर दी, तो यहां से आपको दिख रहा है कि E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। E डबल करोगे तो फ्रीक्वेंसी भी डबल, इसको आधा करोगे तो ये भी आधा, इसको 4 गुना करोगे तो ये भी 4 गुना। तो जितने टाइम तुम ये करोगे उतने टाइम ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, राइट।
एनर्जी को कितने टाइम्स किया मैंने, जस्ट डबल कर दिया। यानी क्या कर दिया, डबल कर दिया एनर्जी को। एनर्जी को डबल कर दिया तो भैया प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो बिल्कुल सही आंसर है मोहित और किरण, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कण की स्थिति का 100% शुद्धता से मापन कर लिया जाए तो उसके संवेग में अनिश्चितता होगी। ये तो बहुत फर्जी सवाल है, ये तो आप आसानी से बता सकते हो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। क्या कहता है ये प्रिंसिपल, मैं आपको बताता हूं। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी पार्टिकल हो, अगर हम उसके अंदर उसकी जो पोजीशन है और उसका जो मोमेंटम है एक साथ नहीं बता सकते। अगर आप पोजीशन बता रहे हो तो आप उसकी मोमेंटम नहीं बता सकते, और अगर आप मोमेंटम समझा सकते हो तो आप पोजीशन नहीं समझा सकते। तो ये किसने बताया, ये बताया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। तो ये बताता है क्या कि भैया अगर आपके पास डेल्टा मतलब पोजीशन पता है, मोमेंटम नहीं पता, मोमेंटम पता तो पोजीशन नहीं पता। ये नील्स बोर वाले केस में भी गलत हुआ है। नील्स बोर यहां गलत हुआ था। नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वहां पर उसने ये नहीं समझा, उसने क्या पोजीशन भी निकाल दी और मोमेंटम भी निकाल दिया। तो वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिसओबे करता है नील्स बोर। तो एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो मोहित कुमार का आंसर आया इनफाइनाइट और किरण का आंसर आया ऑप्शन ए 0। तो देखो क्या कहता है, ये बोलता है कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, किसका, पोजीशन का, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम का, ये ग्रेटर देन इक्वल होता है h/2π के। अब उसने ऐसे बोला है कि हमने 100% एक्यूरेट आंसर निकाला है कि उसकी जो आपके पास जो % एक्यूरेसी अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल इन्होंने निकाला है पोजीशन, है ना, तो वो कितनी बताइए, इफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिटरमाइंड विद 10% एक्यूरेसी द अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम टू ये यार मिसप्रिंट लग रहा है मेरे को इंग्लिश वाला में ना, हिंदी वाले में पढ़ता है। अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कण की स्थिति का 100% शुद्धता से मापन कर लिया जाए तो उसके संवेग में अनिश्चितता होगी। मान लो उसकी जो अनसर्टेनिटी है डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो 0 है, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन। तो शुद्धता से अपन ने मापन कर दिया है, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 कैसे क्यों बोल रहा हूं, ये बात सुनो। मान लो मैंने बोला कि जो पार्टिकल है ना वो 2 मीटर के ऊपर है। अब कभी हो सकता है ना कि यार मैंने जो वैल्यू निकाली है 2 मीटर, हो सकता था वो पार्टिकल 2.001 पर मीटर पर हो, या वो पार्टिकल 1.999999 के ऊपर था। यानी कुछ अनसर्टेनिटी थी कि यार ±5% भी हो सकता है, ±5% कम भी हो सकता है, मैंने जो वैल्यू बताई है। बट वो बोल रहा है मैंने तो 100% सही निकाला है, एकदम एक्यूरेट निकाला है, कोई गलती नहीं है, मैंने पोजीशन एकदम सही निकाली है। तो यार अनसर्टेनिटी तो नहीं होगी ना उसमें, उसने खुद ने क्वेश्चन ने कहा है कि अनसर्टेनिटी है ही नहीं, मैंने जो बताई है पोजीशन एकदम एक्यूरेट है। यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। ये क्या है, चेंज इन पोजीशन के। भैया कितना चेंज आ सकता है, तो कोई चेंज नहीं आ सकता भाई, 0 चेंज आ सकता है। तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, डेल्टा पी, ये 0 हो गया। तो अपन क्या करेंगे, 2π से बाई 0 कर देंगे। अब आपको पता है किसी भी वैल्यू को अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूं तो आंसर कितना आता है, इनफाइनाइट। कितना आता है, इनफाइनाइट। यानी 1/0 या फिर कोई भी वैल्यू अपॉन 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि अगर मैं अनसर्टेनिटी बिल्कुल नहीं रखूं, मेरे पोजीशन अगर मैं एक्यूरेसी से निकाल दूं एकदम 100% एक्यूरेसी से, तो मेरा जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा उस समय। ठीक है, तो आप आंसर आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनों का तरंगों से संबंध कौन सा गुण डेविडसन एंड जर्मर के प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया गया। आपको यह बताना है कि डेविडसन एंड जर्मर ने किस फिनोमिना को, लाइट के किस फिनोमिना को प्रूफ करके यह बताया कि इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव नेचर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स के पास भी वेवलेंथ होती है। तो आपको यह बताना है, ठीक है, आपको यह बताना है कि भैया कि जो डेविडसन एंड जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, डेविडसन एंड जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो किस फिनोमिना को प्रूफ करके उन्होंने ये बताया है कि इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव नेचर होता है। क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है। तो आपको ये बताना है क्या वो रिफ्रैक्शन था, क्या वो पोलराइजेशन था, क्या वो इंटरफेरेंस था, क्या वो डिफ्रैक्शन था। ठीक है, तो
तो आपको ये बताना है कि भैया कौन सा फिनोमिना था जिस फिनोमिना से इन्होंने ये प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होता है, यानी वो वेव नेचर रखता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन एकदम सिंपल है, तो मैं आपको आंसर भी बता देता हूं उसका। डेविडसन एंड जो जर्मर एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने इस बात को प्रूफ किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी किसको दिखाता है, डिफ्रैक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है? डिफ्रैक्शन को दिखाता है, यानी विवर्तन को प्रदर्शित करता है। कौन? एक इलेक्ट्रॉन। किसने बात प्रूफ करी? ये डेविडसन जर्मन ने प्रूफ कर दिया। और जैसे ही पता चला कि यार इलेक्ट्रॉन के पास तो डिफ्रैक्शन है, वो तो डिफ्रैक्शन पैटर्न को दिखाता है, यानी डिफ्रैक्शन फिनोमेना को मतलब ऑबे करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता चल गया यार ऐसा तो केवल वेव में हो सकता है। भैया जो डिफ्रैक्शन दिखाता है वो वेव होती है, अब इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, तो इसके पास डिफ्रैक्शन कैसे आया? तब जाकर के ये प्रूफ हुआ था कि भैया इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर दिखा सकता है, इलेक्ट्रॉन भी एज एन वेव की तरह वर्क कर सकता है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि डेविडसन जर्मन ने डिफ्रैक्शन के थ्रू ये बात समझाई थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर रखता है। तो इस तरीके से अपना ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी मिसप्रिंट लग रहा है मेरे को ना, ये अच्छा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के एक इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी करके आए, जस्ट अभी। कैसे निकलेगा भाई? अपने को पता है यार, जो लैम्डा होती है ना वो क्या होती है, या तो H/P से दे दो, P नहीं है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो चेंज कर दो ना यार, H/√2m के। अभी निकाला रिलेशन, जस्ट अभी। क्या? H/√2m के। अब क्या करना है यार? अब सबसे पहली बात तो ये कि यहां जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो अपन को जूल में रखनी पड़ती है। किस में रखनी पड़ती है? जूल में। मास जो होता है वो किलोग्राम में आता है। H जो होता है प्लांक कांस्टेंट है, वैल्यूज तो आपको सबको पता है कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, H पता है आपको। M मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है ना वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो जो ऐसी जो चीजें होती है ना छोटी छोटी, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन की जो भी है चीजें, जो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब कई लोग बोलते हैं कि यार एग्जाम के टाइम तो नीचे ब्रैकेट में दिया हुआ होगा, अभी यहाँ तो नहीं है, मैंने तो नहीं दी, फिर क्या करोगे? तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान में होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो कितना होता है, 9.1 10⁻31 किलोग्राम। अच्छा, दूसरी बात, उसने काइनेटिक एनर्जी किस में दे रखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर मान लो आपको चाहते हो कि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दो, कैसे करेंगे यार? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? आप क्या करोगे कि आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, या हमें पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होता है। कितना? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसको चेंज करना है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो भैया 10 से गुना कर दो। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतने जूल, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे? लैम्डा H की वैल्यू पुट करोगे 6.62 10⁻34 अपॉन √2। मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.1 इंटू 10⁻31। K की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट मेरे को किस में लेना है, इसको जूल में लेना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, ये आ जाएगा मेरे पास वैल्यूज 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, अब जब आप इसको आंसर को वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो लैम्डा की जो वैल्यू आपके पास निकल के आएगी वो आएगी 3.9 एंगस्ट्रॉम। कितनी आएगी? 3.9 एंगस्ट्रॉम। तो मोहित का आंसर आया मे बी डी। बिल्कुल मोहित, मे बी नहीं है, ये एग्जैक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 3.9 एंगस्ट्रॉम इसका राइट आंसर है। आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। और लैम्डा, ये याद ही रख लो कि भैया लैम्डा को अपन H/P से निकाल सकते हैं, लैम्डा को अपन H/√2m कैसे निकाल सकते हैं, लैम्डा को अपन H/√2m QV से निकाल सकते हैं अगर किसी वोल्टेज से अपन ने एक्सेलरेटेड किया है। और इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशल याद रख लो कि वोल्टेज से अगर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है
12.27 अपॉन रूट पी। क्या किया, बस कुछ नहीं किया, इसमें वैल्यूज पुट करके एक एग्जैक्ट मैंने शॉर्टकट तरीका याद कर लिया है। क्या भैया, एम पता है मुझे इलेक्ट्रॉन का, क्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी मुझे पता है, एच की वैल्यू भी मुझे पता है, क्यों ना मैं एक नया कांस्टेंट बना दूं, इतना कैलकुलेशन में क्यों करूं, इतने ये जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, इतने कैलकुलेशन का टाइम भी नहीं होता अपने पास कंपटीशन एग्जाम में, तो अपने डायरेक्ट याद रखना है लैम्डा बराबर ये। ठीक है, ये सब किसने दिया है, सब डी ब्रॉगली सर बता के गए हैं, है ना, डी ब्रॉगली सर ने ऐसा बताया। इसको प्रूफ किसने किया, डेविडसन एंड जर्मन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन 10 एंगस्ट्रॉम विमा के एक रेखीय बॉक्स में रहने हेतु बाध्य हैं। मतलब ऐसे बोला गया है कि आपके पास एक बॉक्स है, लीनियर बॉक्स है, ठीक है, और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और एक प्रोटॉन रखा हुआ है, उसको उसी में रहना है, इलेक्ट्रॉन को उसी में रहना है। फिर ऐसे बोला गया है द रेशियो ऑफ अनसर्टेनिटीज इन देयर मोमेंटम इज, तो आपको ये बताना है कि रेशियो क्या होगा अनसर्टेनिटी का। तो भैया जो मोमेंटम का रेशियो आ जाएगा वही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो अनसर्टेनिटी होगी मोमेंटम के अंदर वही रेशियो उनका होगा। तो आप क्या करो, मोमेंटम का रेशियो निकाल दो, अनसर्टेनिटी का रेशियो वही होगा सेम। अब कैसे निकालोगे यार, आपको तो बस डायमेंशन पता है, तो ये डायमेंशन किसकी हो जाएगी भैया, जिस डायमेंशन में रखे हुए उस डायमेंशन के बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा, मोहित का आंसर आया है सर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखते हैं मोहित, चेक करते हैं अपन। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर बस अपन को मोमेंटम निकाला है। मोमेंटम आपको पता है क्या होता है, एच अपॉन लैम्डा। अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन अपन करके आए। अब ये जो डायमेंशन दे रही है ना 10 एंगस्ट्रॉम, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ भी 10 एंगस्ट्रॉम हो गई, प्रोटॉन की वेवलेंथ भी 10 एंगस्ट्रॉम हो गई। आपको दोनों का क्या करना है, मोमेंटम का रेशियो निकालना है। तो मोमेंटम का रेशियो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, H अपॉन लैम्डा E मल्टीप्लाई H अपॉन लैम्डा P। H से H कैंसिल हो जाएगा, अब दोनों की वैल्यू तो सेम है, लैम्डा P और लैम्डा E, यानी 10 एंगस्ट्रॉम अपॉन 10 एंगस्ट्रॉम कटेगा कितना 1, यानी P अपॉन P का रेशियो कितना आ जाएगा 1:1। तो मोहित का आंसर था कि सर फर्स्ट तो बिल्कुल सही है मोहित, आपका आंसर बिल्कुल सही है, 1:1 इसका आंसर होगा। किरण यहाँ से थोड़ी सी चूक गई है इस बार, बाकी किरण के सारे आंसर सही थे। तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आज अपन ने बहुत सारे